प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं 12th बोर्ड स्पेशल क्लास में अपना दूसरा शीर्षक काव्य दोष को लेकर। हमने पहली क्लास में इस बोर्ड स्पेशल के पहले भाग में हमने पढ़ा काव्य गुण। अब आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। जैसा कि दोनों शब्दों से ही पता लग रहा है कि काव्य गुण यानी रस के उत्कर्षक कारक, रस की शोभा बढ़ाने वाले, रस के प्रभाव में चार चांद लगाने वाले जो तत्व थे, जो कारण थे, उन्हें अपन कहते हैं काव्य गुण। ठीक उसके विपरीत काव्य की गरिमा घटाने वाले, रस स्वादन में बाधा डालने वाले, रस के अपकर्षक कारक या रस का प्रभाव कम करने वाले जो तत्व है उनको अपन कहते हैं काव्य दोष। तो परिभाषा देखिए कि काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले, काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले या उस शोभा को घटाने वाले तत्वों को अपन कहते हैं काव्य दोष। अब काव्य में दोष कब कब पैदा होता है? तो काव्य में दोष कई प्रकार से आता है। जैसे शब्द चयन, शब्दों का सही चयन नहीं किया गया हो तो काव्य में दोष पैदा होगा और रसास्वादन में बाधा पड़ेगी। वाक्य की रचना सुसंगठित वाक्य यदि नहीं है, पदों का क्रम यदि सही नहीं है, पदों का चयन यदि सही नहीं है तो भी रसास्वादन में बाधा पड़ेगी। अर्थ स्पष्टीकरण, जिस अर्थ को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी वाक्य की रचना की गई है, यदि वह निर्देशित अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है तो वहां पर अर्थ स्पष्टीकरण में बाधा पड़ेगी। फलस्वरूप काव्य में बाधा पड़ने से वहां पर काव्य दोष आएगा। और रस का समुचित संयोजन, यानी कोई भी काव्य है उसमें किसी न किसी प्रकार का रस निहित होता है और यदि वहां पर रस का भी समुचित संयोजन नहीं है तो भी काव्य के रसास्वादन में बाधा पड़ेगी और बाधा पड़ने के कारण वह बाधा डालने वाला विकार तत्व, वह बाधा डालने वाला घटक, वह बाधा डालने वाला तत्व या कारण क्या कहलाएगा? काव्य दोष। तो दोष ऐसी दशा में उत्पन्न होता है। ठीक सटीक परिभाषा आप बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से ऐसे लिख सकते हैं कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व, जब कोई पाठक है किसी काव्य रचना का रसास्वादन करता है और यदि वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है उसे जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो यदि नहीं होती है और वो यदि किन्हीं कारणों से नहीं होती है तो उन रसानुभूति में जो बाधक तत्व है उनको अपन क्या कहेंगे? काव्य दोष। अब काव्य दोष कई प्रकार से होता है। पहले है शब्दगत काव्य दोष, यानी जब शब्दों का सही चयन नहीं हो और शब्द के आधार पर काव्य में कोई दोष पैदा होता हो, रसास्वादन में बाधा पड़ती हो, तो वह किस श्रेणी का दोष माना जाएगा? शब्दगत काव्य दोष। बात करें 2 नंबर की, अर्थगत काव्य दोष, यानी उस पद का, उस वाक्य रचना का, उस काव्य रचना का जब हम अर्थ निकालते हैं या अर्थ के द्वारा हम उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं और उसमें यदि कोई बाधा पड़ती है तो वह काव्य दोष कहलाएगा अर्थगत काव्य दोष। फिर है रसगत काव्य दोष। हमने यहाँ पढ़ा रस का समुचित संयोजन, यदि रस का समुचित संयोजन नहीं हो रहा है, उसके फलस्वरूप यदि रसास्वादन में कोई बाधा पड़ रही है तो वह कहलाएगा रसगत काव्य दोष। अब अपने 12th के पाठ्यक्रम में किन किन काव्य दोषों का जिक्र किया गया है उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से 12th के पाठ्यक्रम में अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 10-12 काव्य दोष है, उनका हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे, जिसमें 6 काव्य दोष का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे, 6 काव्य दोष का हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, श्रुति कटुत्व काव्य दोष। श्रुति कटुत्व काव्य दोष। अब श्रुति का अर्थ है सुनना, श्रुति का अर्थ कान भी होता है, तो श्रुति का अर्थ है सुनना, कटुत्व का अर्थ है कड़वा। तो सीधी परिभाषा यही बनी कि जब किसी काव्य रचना में कर्ण कटु यानी कानों को कड़वे लगने वाले, जो सुनने में हमें कर्ण प्रिय नहीं लगते, कर्ण प्रिय नहीं लगकर जो शब्द कर्ण कटु होते हैं उनका यदि काव्य में प्रयोग किया जाता है और उसके फलस्वरूप यदि रसास्वादन में बाधा पड़ रही है तो वह किस श्रेणी का काव्य दोष होगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। जैसे उदाहरण देखिए, इस उदाहरण को आप जब पढ़ेंगे तो ये उदाहरण के शब्द है, ये आपके कानों में खटकेंगे
और ये सुनने में उतने मधुर नहीं लगेंगे जितना आमतौर पर अन्य किसी काव्य रचना में होता है। तो उदाहरण क्या है कि कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं दृष्टता। तो यहाँ पर उच्चारण करने में ये थोड़ा शब्द अजीब सा है, सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा है। पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। तो यहाँ पर दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो सुनने में कर्ण कटु है, कर्ण प्रिय नहीं है और लंबे लंबे संयुक्त शब्द है, सुनने में कड़वे लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष माना जाएगा? यहाँ पर माना जाएगा श्रुति कटुत्व काव्य दोष। तो ठीक परिभाषा यही थी, नाम के अनुसार ही थी कि सुनने में कड़वे लगने वाले। तो परिभाषा आप सटीक परिभाषा कुछ इस प्रकार दोगे कि वह काव्य रचना जिसमें कर्ण कटु शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों को सुनने पर वो कानों में खटकते हैं तो कर्ण प्रिय नहीं लगते हैं, ऐसी रचना श्रुति कटुत्व काव्य दोष से युक्त रचना कही जाती है या वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाता है। नंबर 2 देखिए, ग्राम्यत्व काव्य दोष। ग्राम्यत्व काव्य दोष का सीधा सा संबंध गांव के परिवेश से है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह काव्य रचना जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो मानक भाषा के शब्द नहीं हो, जो किसी गांव विशेष की आम बोलचाल की भाषा के शब्द हो, या फिर अपन कहें कि उसमें गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसमें एक तरीके से अनगढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाए जो शुद्ध साहित्यिक रूप के शब्द नहीं हो, तो ऐसी शब्दावली का जब प्रयोग किया जाता है वहां पर ग्राम्यत्व काव्य दोष माना जाता है। उदाहरण देखिए, मूड पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल। भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया गया है कि वो सिर पर मुकुट पहने हुए बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे या तो शीश होता या सिर होता। तो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है मूड, जो एक क्षेत्र विशेष की बोली है, एक बोलचाल की शब्दावली है, या फिर हम कहें कि गंवारू भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो मूड शब्द है इसके अंदर काव्य दोष कौन सा माना जाएगा? काव्य दोष माना जाएगा ग्राम्यत्व काव्य दोष। उदाहरण नंबर 2 देखिए, तृष्णा छानी परी घर ऊपर। ये कबीर के काव्य की पंक्ति है और इसमें क्या कहा गया है कि तृष्णा रूपी छप्पर है वो घर के ऊपर पड़ा है। घर के ऊपर छप्पर है वो कैसा है? तृष्णा रूपी। तो छानी है वो छप्पर के अर्थ में आया है। यह भी एक ग्रामीण बोलचाल की भाषा का शब्द है, इसलिए ये छानी जो पद है इसके अंदर काव्य दोष कौन सा है? ग्राम्यत्व काव्य दोष। बात करें 3 नंबर, ज्योत संस्कृति काव्य दोष। यानी संस्कृति शब्द से ही आप देखिए कि जो संस्कृति है, जो नियम है, किसके नियम? व्याकरण के नियम। यानी वह काव्य रचना जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो व्याकरण के नियमों के अनुकूल नहीं, जो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, फलस्वरूप वो व्याकरण की जो गरिमा है उसको घटाते हैं। व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें तो उन शब्दों का चयन वहां पर ठीक नहीं है। इसलिए परिभाषा यह होगी कि जब काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो और व्याकरण की गरिमा घटे, तब वहां पर काव्य दोष होगा, वो होगा ज्योत संस्कृति काव्य दोष। उदाहरण देखिए, जैसे मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो यहां पर आप देखिए कि जो क्रिया आई है बोला, क्योंकि यहां पर कौन बोला? बात आई है सीता की। तो यहां पर सीता के अनुरूप ही लिंग और वचन आना चाहिए। सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग की आनी चाहिए। यहाँ पे शब्द आना चाहिए मर्म वचन जब सीता बोली। मर्म वचन जब सीता बोली, स्त्रीलिंग की क्रिया आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्रिया प्रयुक्त हुई है वो कैसी हुई है? बोला, पुल्लिंग की हुई है, इसलिए यह अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध है। व्याकरण के नियम है। व्याकरण के नियम क्या कहते हैं कि जिस वचन और जिस लिंग का कर्ता होता है उसी की आती है क्रिया। लेकिन यहाँ पे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके कर्ता है वो तो है स्त्रीलिंग का और क्रिया ले आए पुल्लिंग की, तो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हुआ है और व्याकरण की गरिमा यहाँ पर घटी है। इसलिए इस पंक्ति के अंदर काव्य दोष माना जाएगा, वो माना जाएगा ज्योत संस्कृति काव्य दोष। उदाहरण नंबर 2 देखिए, इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम।
इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। तीसरा उदाहरण है, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। तो यहाँ पर लावण्यता और निराशता दोनों व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि शब्द एक होता है निराशा और एक शब्द होता है लावण्य। लावण्य का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदर के अर्थ में। तो यहाँ पर प्लस ताप प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण किया गया है, जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से माने जाएंगे दोनों अशुद्ध। तो यहाँ पर भी व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हुआ है, व्याकरण की गरिमा घटी है, इसलिए यहाँ पर भी जो संस्कृति काव्य दोष है। बात करते हैं अकर्मत्व काव्य दोष की। 4 नंबर पे अकर्मत्व का अर्थ यह है, शब्द से ही पता लग रहा है, अ प्लस क्रम प्लस त्व, यानी वह काव्य रचना या जब किसी काव्य रचना में शब्दों का या पदों का, हम यहाँ ये कहेंगे कि पदों का कर्म सही नहीं। जब किसी काव्य रचना में पद का कर्म सही नहीं हो या जिस उचित स्थान पर वह पद आना चाहिए उस स्थान पर नहीं आकर वह अनुचित स्थान पर आया। तात्पर्य यही है कि वह काव्य रचना जिसमें पदों का कर्म सही नहीं हो, पदों का कर्म उचित के स्थान पर अनुचित स्थान पर रखा गया हो, तो वहां पर काव्य दोष होगा, वो होगा अकर्मत्व काव्य दोष। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यहाँ पे जो मानवी पद है, मैं पद इसलिए कह रहा हूं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद विषय के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अलग होता है तब तो वह होता है शब्द। मैं यहाँ पे लिख दूं मानवी, तो मानवी यहाँ पे तो शब्द है, लेकिन जैसे ये इस वाक्य का अंग बना है, ये कब क्या बन गया? पद। तो विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, ये मानवी पद यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था कि विश्व में मानवी निरंतर लीला कर रहे हैं। विश्व में मानवी निरंतर लीला कर रहे हैं। अब लीला देखो शब्द या मानवी देखो, इनका पद कर्म है वो सही नहीं है। जिस प्रकार हम व्याकरण के नियमों के अंतर्गत किसी सुसंगठित वाक्य का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के विपरीत यदि कहीं पर शब्दों का कर्म बिगड़ा है, पदों का कर्म बिगड़ा है, तो हम वहां कहेंगे अकर्मत्व काव्य दोष। दूसरा उदाहरण देखिए, समय सबल निर्बल करत कहत मनु ये बात। समय इंसान को बलवान बनाता है, समय इंसान को कमजोर बनाता है, और यह बात है वो मन कहता है। मन यही कहता है कि समय ही है जो आदमी को सबल और निर्बल बनाता है। तो यह बात, यह शब्द का आना चाहिए कि समय सबल निर्बल करत यह कहत मनु बात। अब यह है, इसका उच्चारण कहत से पहले हो जाना चाहिए। तो यहां पर भी शब्दों का एक तरीके से कर्म भंग हुआ है, कर्म भंग हुआ है, इसलिए यहां पर भी जो काव्य दोष माना जाएगा वो माना जाएगा अकर्मत्व काव्य दोष। कर्मत्व काव्य दोष। दुष्कर्मत्व काव्य दोष में क्या होता है कि जब किसी काव्य रचना के पदों का कर्म शास्त्र या लोक प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक प्रचलित बात है उसके अनुसार पदों का कर्म होना चाहिए। जैसे अपनी कोई मांग है या फिर अपनी कोई बात कह रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात पहले होती है और उसके बाद कम महत्व की बात होती है। लेकिन जहां पर शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन कर दे, जहां पर लोक प्रचलित नियमों के विरुद्ध कोई बात कह दे, तो वहां पर होता है दुष्कर्मत्व काव्य दोष। तो यहाँ पे देखिए, नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ पे एक तरीके से जो मांग होनी चाहिए उस मांग के अनुरूप मांग नहीं हुई है। एक याचक राजा से मांग करता है कि हे राजा, आप मुझे घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं तो आप मुझे हाथी ही दे दीजिए। तो कीमत की दृष्टि से देखें, महत्व की दृष्टि से देखें तो हाथी का महत्व ज्यादा है। तो याचक को पहले हाथी मांगकर फिर घोड़ा मांगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शास्त्र और लोक प्रचलित नियमों के विरुद्ध उसने मांग की है, इसलिए यहाँ पर काव्य दोष होगा, वो दुष्कर्मत्व काव्य दोष होगा। उदाहरण नंबर 2 देखिए, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। तो यहाँ पर भी कोई याचक किसी से याचना कर रहा है कि आप मुझे 5 पैसे दे दो, और यदि आप 5 नहीं दे सकते तो आप कितने दे दो? 10। तो यहाँ पर भी शास्त्र या लोक प्रचलित नियम है उनका उल्लंघन हुआ है। याचक को पहले 10 पैसे मांगकर
यदि 10 न मिले तो उसको दोबारा मांग किसने करनी थी, 5 की। तो यहाँ पर भी एक तरीके से लोक और शास्त्र प्रचलित नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यहाँ की जो काव्य दोष होगा वो होगा दुष्कर्मत्व काव्य दोष। तो इन दोनों में आप अंतर जरूर पढ़ें। अकर्मत्व काव्य दोष और दुष्कर्मत्व काव्य दोष का अंतर स्पष्टीकरण का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और उसमें हम कहीं न कहीं मात खा जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों के आप उदाहरण तय कर लें, दोनों के उदाहरण सही ढंग से पढ़ें, दोनों की परिभाषा सही ढंग से पढ़ें। यकीनन आपका परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आएगा वो सही होगा। अब देखिए आप काव्य दोष नंबर 6, अप्रतित्व काव्य दोष। वैसे अप्रतित्व शब्द का अर्थ होता है जो स्पष्ट दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका शास्त्रों में तो प्रयोग होता है और शास्त्रों में प्रयोग होने पर वे अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट भी करते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों का यदि हम लोक व्यवहार में प्रयोग कर ले तो शास्त्रों में जो जिस अर्थ को दे रहे थे वो लोक व्यवहार में उस अर्थ को स्पष्ट नहीं करते। तो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का जब काव्य में प्रयोग किया जाता है, उसके फलस्वरूप कोई दोष आता है तो उसका नाम होता है अप्रतित्व काव्य दोष। इसको सरल तरीके से आप यूं समझे कि ऐसे शब्द जिनका शास्त्रों में प्रयोग करें तो वह अपने उस वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हैं। जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस अर्थ को प्रकट करने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह उसी अर्थ का स्पष्टीकरण करता है या वह उसी अर्थ को प्रकट करता है। लेकिन उसी शास्त्रीय शब्द का हम लोक व्यवहार में, अपने आम जन में, अपनी आम जीवन शैली में उस शास्त्रीय शब्द का अपन प्रयोग कर लेते हैं, तो वह शब्द जो शास्त्र में अर्थ दे रहा था वह लोक व्यवहार में उस अर्थ को प्रकट नहीं करेगा। और ऐसा होने पर उस शब्द का जो हमने चयन किया है तो उस शब्द में एक काव्य दोष पैदा हो जाएगा और उसका नाम होगा अप्रतित्व काव्य दोष। उदाहरण देखिए, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल दे। अब गोदावरी यहाँ पे नदी के लिए आया है। शास्त्रों में विस्मय शब्द जल युक्त जल से परिपूर्ण के लिए शास्त्रों का शब्द है विस्मय। तो शास्त्र में तो ये विस्मय शब्द अपना वास्तविक अर्थ प्रकट कर रहा है। विस्मय मतलब जल से युक्त, शास्त्रों के अनुसार तो ये शास्त्रीय शब्द है। शास्त्रों में तो ये विस्मय शब्द है वो क्या प्रकट करता है, जल युक्त। विश्व शब्द है उस शास्त्र में किसके लिए आ गया, जल के लिए। लेकिन उसी को हम लोक प्रचलित या लोक व्यवहार में उसका हम प्रयोग कर लेते हैं और अपन क्या कहते हैं कि विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल दे, यानी विष युक्त ये गोदावरी नदी है, ये अमृत रूपी फल देती है। तो यह वाक्य का भावार्थ है कि कुछ सही ढंग से संयोजित नहीं हो रहा है। यह जो अर्थ इस पद को, इस वाक्य को देना चाहिए वो अर्थ ये यहाँ पर नहीं दे रहा। ये विस्मय शब्द है, जिस अर्थ को प्रकट करना चाहिए यहाँ पर उस अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यहाँ पर जल न माना जाकर जहर ही माना जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पे क्या माना जाएगा, जहर। और अपने कह दें कि जहर से युक्त, हलाहल से युक्त, कालकूट से युक्त ये गोदावरी नदी है, वो अमृत रूपी फल देती है। तो यह बात लोक व्यवहार की दृष्टि से हजम नहीं होती, लोक व्यवहार की दृष्टि से ये बात उपयुक्त नहीं ठहरती, इसलिए विस्मय शब्द है, इसमें काव्य दोष है, वो है अप्रतित्व काव्य दोष। तो यह आज की क्लास का अपना प्रकरण था, काव्य दोष। और काव्य दोष के अंतर्गत हमने पढ़े मुख्य रूप से बोर्ड के पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 काव्य दोष। आगामी कक्षा में हम और बचे हुए 6 काव्य दोष है वो पढ़ेंगे। जल्द हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ। आगामी बचे हुए काव्य दोष है उनका विस्तृत प्रकरण लेकर। तो कैसी लगी आज की क्लास, जरूर आप गहन अध्ययन करें। काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जो गणित और विज्ञान की तरह हमें पूरे में से पूरे अंक दिलाता है। तो इनका आप सही ढंग से एक समायोजित तरीके से हर काव्य दोष की परिभाषा पढ़ें,
हर काव्य दोष की 1-2 उदाहरण याद करें, उनमें अंतर स्पष्ट करें, उनमें भेद देखें और फिर अपने प्रश्न पत्र को हल करें। उम्मीद करता हूं कि यह आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अपने अधिक से अधिक साथियों तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।